हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम अपना देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मोलर कंडक्टेंस। ठीक, कल हमने कंडक्टेंस में कितनी बात कर ली थी। हमने कंडक्टेंस में डिफरेंस समझ लिया था, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को समझ लिया था। कैसे वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं ये समझ लिया था। ठीक है ना। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज कल के लेक्चर में रह गई थी, क्या कि कल हमने ये देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उस बात को समझो जरा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो किन किन की वजह से आ रहा है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इनके बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है, और जैसे इंटरेक्शंस कम होंगे तो आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। खैर, वो थी कल की बात है। आज हम समझते हैं मोलर कंडक्टेंस और हमारे कंडक्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ये उल्टी V, उसके नीचे M और ऊपर C। कहीं कहीं बुक में ऊपर C नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी V और M भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ये कंडक्टेंस है उतने वॉल्यूम सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, प्रोवाइडेड बशर्ते दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और एरिया उतना होना चाहिए जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। अब मैं क्या क्या बोल गया उस बात को समझो। मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने एक टैंक लिया, उसमें अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, 2 प्लेट्स लगा दी मैंने, कल मैंने समझाया था ना प्लेट्स कैसी होती हैं। ठीक है, उस तरीके से मैंने 2 प्लेट लगा दी और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूं मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, उतना वॉल्यूम सॉल्यूशन लो जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, पहली बात तो। ठीक है, और मेरी जो प्लेट्स हैं उनका एरिया इतना होना चाहिए कि उनके बीच में वो पूरा उतना वॉल्यूम आ जाए जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था, उसमें मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ रहा था। ठीक है, तो एरिया मेरा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा, वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा और उसके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक मैंने 2 प्लेट्स ली, उनके बीच में डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम मेरा इतना होना चाहिए उन प्लेट्स के बीच में कि उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल प्रेजेंट हो। तो उस कंडक्टेंस के द्वारा या उस सेटअप के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अभी समझते हैं। देखो, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या बोला कि अब मेरी मोलर कंडक्टेंस क्या चीज है तो कंडक्टेंस ही। कप्पा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है ना, मतलब G होता है वैसे तो, लेकिन कप्पा क्या है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है ना, तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना, क्यों, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया कि वॉल्यूम अब इतना होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, तब जो कंडक्टेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस नहीं रहा, क्या बन गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लैम्डा जो मेरा ये M है वो मोलर कंडक्टेंस है, वो कप्पा के इक्वल ही है, लेकिन कब है, जब मैं उसका इंटू कर दूं किससे, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मेरा ml में है और वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब मेरा वो जो मोलर कंडक्टेंस है वो उसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसका उतना वॉल्यूम मैं ले लूं जितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। ठीक, अच्छी बात है। तो अब मैं देखता हूं वॉल्यूम का मोलरिटी से रिलेशन और अपने मोलर कंडक्टेंस का एक अच्छा सा नया सा फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी क्या होती है, m मोल्स पर लीटर। ठीक है, सपोज मेरी मोलरिटी क्या है, m मोल्स पर लीटर। m मोल्स पर लीटर को कहने का मतलब क्या है, अब याद करो इंटर कन्वर्जन वाला लेक्चर, सॉल्यूशन का लेक्चर 2। m मोल्स पर लीटर का मतलब है कि मेरे m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, 2 मोलर का मतलब क्या होता है कि 2 मोल NaCl मेरा 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो m मोल्स पर लीटर का मतलब क्या है, m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? 1/m लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1/m लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? 1000 ml अपॉन m ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बिकॉज 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे वॉल्यूम क्या बोला? वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम मेरा वो है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और यहां मैंने क्या निकाल लिया? यहां मैंने निकाल लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अच्छा, इसका मतलब वॉल्यूम की वैल्यू यही है। ठीक, तो पुट करो पहली इक्वेशन में, और क्या निकल कर आया? लेमडा m इज इक्वल टू किपा इंटू 1000 अपॉन m। दैट इज माई फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहां पर m क्या है? यहां पर m मोलरिटी है। ठीक है, m का फॉर्मूला क्या है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरी m की क्या हो गई? यूनिट। वैसे क्या होती है? मोल पर लीटर, बट यहां पर जो हमने वॉल्यूम लिया है वो किसमें लिया है? ml में। ठीक, तो ml को अगर मैं सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने ये वाली बात आपको कहां बताई थी? यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में। ठीक है, कप्पा क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लेमडा m की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज होती है, क्या? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। ये क्या होता है भाई? ये भी बिल्कुल मोलर कंडक्टेंस की तरह है। अब हम क्या बोल रहे थे? अभी हम बोल रहे थे कि मोलर कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जो कितने वॉल्यूम में मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, बशर्ते मेरे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर और वॉल्यूम मेरा उतना हो जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो ऐसे सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस दी जाएगी वो कहलाएगी 1 मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? 2 प्लेट्स लो, उनके बीच में डिस्टेंस रखो 1 सेंटीमीटर का, और वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि उसमें 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो उस सॉल्यूशन के द्वारा प्रोवाइड कराने जाने वाली कंडक्टेंस को क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने कि 2 प्लेट्स लो, उनके बीच में डिस्टेंस रखो 1 सेंटीमीटर और वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि उस वॉल्यूम में 1 इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो उस वॉल्यूम के द्वारा देने जाने वाली कंडक्टेंस कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, सेम इसी तरीके से उसका न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा नॉर्मेलिटी सपोज n मोल्स पर लीटर है। ठीक है, तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। सॉरी, n इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का 1 अपॉन n लीटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1000 अपॉन n ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 अपॉन n। ठीक, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? अब यहां पर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक, तो वहां पर m की यूनिट क्या थी? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर n की यूनिट क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। और कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगी। तो लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या था मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। ये 2 फॉर्मूले थे और 2 टर्म्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो उसको देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, नानी इज इक्वल टू एन मम्मी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, अब मुझे निकालना है अपना मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। तो वो कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, n को क्या लिख सकता हूं मैं? NF इंटू m। ठीक है, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन n फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। ठीक, तो रिलेशन क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? मैं फेंकू। ठीक है, ऐसे याद कर लो। जैसे आपको ट्रिक बनानी है भाई बना लो, तो बस आपको रिलेशन आना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो 2 मिनट लगेंगे, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो अगर कभी कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। 2 ही फैक्टर हैं कंडक्टेंस के, क्या? नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी। ठीक है,
कंडक्टेंस को दो ही चीज अफेक्ट करती हैं, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी। कैसे करती हैं? अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेरी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो करंट फ्लो बढ़ेगा, तो करंट फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का मतलब होता है तेज भागने की क्षमता, ठीक है ना। स्पीड का मतलब क्या होता है, कौन तेज भाग रहा है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसके तेज भागने की क्षमता ज्यादा है। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो थोड़ा सा समझो। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं मैं और मिल्खा सिंह है, ठीक है, किसके तेज भागने की क्षमता ज्यादा है, भाई मिल्खा सिंह की ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मिल्खा सिंह की मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सपोज मैंने मिल्खा सिंह के पैरों में बांधी रस्सी, ठीक। अब कौन तेज भागेगा, तो अब भागेगा भैया मैं, ठीक है, मैं तेज भाग लूंगा। तो अब क्या है, मेरी स्पीड मिल्खा सिंह से ज्यादा है। लेकिन क्या मिल्खा सिंह की भागने की क्षमता आज भी कम हो गई पैरों में बांधने से? नहीं, आप अभी रस्सी खोल दो वो फिर से तेज भागने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी उसकी मोबिलिटी। और जो तेज भाग रहा होगा उस समय पैरों पर रस्सी बांधकर, जो कि ऑब्वियसली मैं भाग रहा हूंगा, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, स्पीड, ठीक है। तो एक्चुअली में मोबिलिटी कई हद तक, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं ना, तो स्पीड के बराबर ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फॉर्मूला होता है इसका, मोबिलिटी और स्पीड में एक रिलेशन होता है, उसको अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें क्या देखना है, मोबिलिटी को अभी इस समय के लिए स्पीड के इक्विवेलेंट मानो, ठीक है। और मोबिलिटी जहां भी आए उसको समझो स्पीड ऑफ आयंस, ठीक। तो अगर स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ने से भी मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि हमारा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करते हैं मेरे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। लेकिन उससे पहले दो टर्म इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये समझो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो पार्शियली डिसोसिएट हो आयंस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, अच्छा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बने हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कम डिसोसिएट हुआ है, अच्छा मतलब कम आयंस बने हैं, ठीक है, तो इसमें कंडक्टेंस कम होगी, ठीक। तो अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे कप्पा पर और मेरे लैम्डा पर, देखते चलो। सबसे पहले मैंने इधर लिखा है कप्पा, इधर लिखा है लैम्डा। यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले मैं समझता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कप्पा का क्या इफेक्ट रहता है टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है कप्पा पर। ध्यान रखना, जब मैं बोल रहा हूं कप्पा, मतलब मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में, ठीक। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं लैम्डा की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1 मोल की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सपोज मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, आयंस की मात्रा बढ़ेगी, है ना, सॉल्यूशन मेरा ज्यादा टूटना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, आयंस की इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी, या आयंस भी बढ़ेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आने से क्या होगा, उनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आओ, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही पूरा टूटा हुआ डला होगा, पूरा इलेक्ट्रोलाइट मेरा आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नो मोर फर्दर डिसोसिएशन और नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, तो क्या होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी उनको, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसलिए कंडक्टेंस में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आएगा, बिल्कुल लल्लू सा इंक्रीजमेंट, और मेरा कप्पा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बिकॉज मोबिलिटी मेरी बढ़ चुकी है, ठीक। बात करते हैं लैम्डा की, ठीक है। सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा, सेम वही, आयंस की मात्रा बढ़ेगी, आयंस की मात्रा बढ़ेगी तो लैम्डा इंक्रीज, ठीक है।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ाया, क्या आयंस बढ़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है। ठीक, लेकिन मोबिलिटी तो बढ़ेगी, तो मेरा लैम्बडा थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक, दूसरी बात देखते हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे कप्पा और लैम्बडा पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। फिर से, कप्पा का मतलब क्या है? 1 ml में बात हो रही है, और इसका मतलब क्या है? 1 मोल में बात हो रही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, जरा देखते हैं आप। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कप्पा का मतलब क्या है? 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को मैं कप्पा बोलूंगा। 1 ml से ज्यादा हो गई अगर मेरी डाइल्यूशन या वॉल्यूम, तो क्या होगा? अब वो कंडक्टेंस कप्पा नहीं कहलाएगी। तो हमेशा माइंड में ये वाली बात तो बैठा कर चलनी है, क्या कप्पा क्या है? 1 ml। ठीक है, मतलब 1 ml की जो होगी वही मेरी क्या कहलाएगी? कंडक्टेंस। ठीक, अब मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेने से मैंने क्या किया? मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया। ठीक, अच्छी बात है, पानी और मिलाया तो क्या होगा? कंसंट्रेशन मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन मेरा ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन मेरा ज्यादा डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन मेरी कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले मेरा 1 ml में 4 आयंस प्रेजेंट थे, तो अब 1 ml वॉल्यूम में शायद 3 आयंस ही प्रेजेंट होंगे। सोचकर देखो, मैंने आपसे क्या कहा है? कप्पा का रिलेशन निकाल रहे हो, हमेशा वॉल्यूम तो 1 ml में ही सोचना है, पूरे कंडक्टेंस, पूरे कंटेनर में नहीं। 1 ml सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं उससे मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगी। ठीक, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml सॉल्यूशन में। ठीक, पहले मेरा क्या था? सपोज मेरा था पहले 2 लीटर सॉल्यूशन था। ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन में क्या था? सपोज मेरे 5 आयंस प्रेजेंट थे। अब मैंने क्या किया? सॉल्यूशन को कर दिया 4 लीटर। तो अब मेरे 4 लीटर सॉल्यूशन में क्या है? 5 आयंस प्रेजेंट है। थोड़े से आयंस ऑब्वियसली बड़े होंगे क्योंकि मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा ज्यादा टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी कंसंट्रेशन जो है उतने वॉल्यूम में क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो 1 ml सॉल्यूशन में मेरी कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई मेरा कप्पा भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अरे तो भाई कोई नई बात थोड़ी हो गई, फिर से तुमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ? कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, और फिर से क्या हो गया? कप्पा मेरा डिक्रीज हो गया। ठीक, तो चाहे मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर कंसंट्रेशन कम करोगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम ज्यादा करोगे, तो मेरा कप्पा तो डिक्रीज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अब उस 1 ml में आयंस की मात्रा कम हो चुकी है। सॉल्यूशन में बेशक बड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो गई है। ठीक है, बात करते हैं लैम्बडा की, मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लेकर चलते हैं, 1 मोल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कंसंट्रेशन को कम किया। ठीक है, मतलब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया। ठीक, वॉल्यूम को बढ़ाया तो क्या हुआ होगा? वॉल्यूम को बढ़ाने से मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो थोड़ा सा और टूटना शुरू करा होगा। ठीक है, और टूटना शुरू किया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या यहां पर वॉल्यूम की रेस्ट्रिक्शन थी मोलर कंडक्टेंस में? बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपसे बोला था भाई तुम वॉल्यूम जितना ml लेना है उतना ml लो, बट याद क्या रखना है कि उतना वॉल्यूम होना चाहिए जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। वॉल्यूम की यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, तुम चाहे वॉल्यूम घटाओ, मुझे नहीं मतलब। मेरे वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, बस इतना कर देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया। वॉल्यूम बढ़ाया, क्या हुआ? कंसंट्रेशन कम हुई। ठीक है, कंसंट्रेशन कम हुई, लेकिन मेरा आयंस थोड़े और डिसोसिएट हुए होंगे। ठीक, तो आयंस थोड़े और डिसोसिएट हो गए, लेकिन अब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना वॉल्यूम लेना है। अब मुझे क्या करना है? मैं वॉल्यूम ज्यादा ले लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा डाइल्यूशन ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा वॉल्यूम में मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा लिया है, वॉल्यूम ज्यादा लेने से क्या होगा, मेरे आयंस भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, और अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, मेरे उन आयंस को, जैसे सपोज पहले मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, वो टूटकर मेरा सपोज 2 मोल आयंस बना रहा था। ठीक, और जो मेरे वो वॉल्यूम था वो 2 ml में प्रेजेंट था। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मेरे 2 मोल आयंस को घूमने के लिए 2 ml का वॉल्यूम मिल रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऊपर से डाइल्यूशन कर दिया, अब वही मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 4 मोल वॉल्यूम में डिसॉल्व है। इसका मतलब क्या है कि अब भी वो क्या कर रहा होगा, 2 मोल आयंस बना रहा होगा, या 2 से थोड़े ज्यादा बनाना शुरू कर दिया होगा, 2.1 2.2 कर दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको घूमने के लिए 4 ml का वॉल्यूम मिल गया है, मतलब उसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। दैट्स वाई on increasing dilution या on decreasing concentration our molar conductance और equivalent conductance increase, बिकॉज यहां पर वॉल्यूम का कोई भी रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं। दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, फिर से वही चीज, यार मेरा नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो उतने ही वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मेरी मोलरिटी तो बढ़ेगी, आयंस की मोलरिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, मेरा लैम्बडा क्या हो जाएगा, सॉरी मोबिलिटी बढ़ेगी, मोलरिटी बोल रहा हूं, मोबिलिटी जैसी बढ़ेगी तो क्या होगा, लैम्बडा मेरा स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में रीजन बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रट्टा मान लेना, ये 4 केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर मेरी लैम्बडा जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा बढ़ रही है, या उल्टा बोलूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मेरी लैम्बडा जो है वो ज्यादा घटेगी, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लैम्बडा मेरा थोड़ा सा घटेगा, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखो, इसमें मैंने लैम्बडा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया है, और क्या दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं कंडक्टेंस को बढ़ा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम डिक्रीजमेंट आ रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा इंक्रीजमेंट आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है। या उल्टा देखूं, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग का कम बढ़ रहा है। क्यों, अभी रीजन बता दिया आपको पीछे। ठीक है, तो उसका ग्राफ किस तरीके से आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली बात तो समझ में आ रही है कि डिक्रीज हो रहा है ज्यादा, तो ये इस तरीके से क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो ये चीज मेरी निकल कर आती है इस कोलराउस इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या होती है, लैम्बडा एम सी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस के रूट सी। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, लैम्बडा एम और रूट सी एम एक्स का, मतलब एक इंटरसेप्ट विद नेगेटिव स्लोप, तो वही दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्यों हो गया, इसको अभी समझेंगे किससे, कोलराउस लॉ से। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो केवल क्या, कि मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है इस तरीके का, स्ट्रॉन्ग का आता है इस तरीके का। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं कोलराउस लॉ को। कोलराउस लॉ क्या कहता है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या चक्कर है। कोलराउस लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि मैंने इतना वॉल्यूम ऐड कर दिया, इतना वॉल्यूम ऐड कर दिया अब कि अब फर्दर वॉल्यूम ऐड करने से मेरे आयंस और नहीं टूटेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब क्या कर दिया मैंने कि सपोज ऐसा समझ लो कि मैंने 1 चम्मच लिया CH3COOH और उसमें 1 ड्रम पानी डाल दिया, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इतना वॉल्यूम कर दिया, इतना वॉल्यूम कर दिया मैंने सॉल्वेंट का कि पूछो मत। तो अब क्या होगा, 1 मोल, जब मैंने 1 मोल मतलब 1 चम्मच CH3COOH में 1 ड्रम पानी डाला होगा तो अब तो CH3COOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, अब अगर मैं फर्दर और पानी डालूं तो उससे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ने वाला है, मोबिलिटी बढ़ेगी बस, लेकिन नंबर ऑफ आयंस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो बस वही वो कह रहा है क्या, कि अगर मैंने मोलर कंडक्टेंस चेक करूं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस ईच मल्टीप्लाइज बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोलराउस लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन की
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब अब मैंने उसकी कंडक्टेंस को लिमिट कर दिया, ले भाई अब तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन की या किसी भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो इक्वल होगी उसमें प्रेजेंट होने वाले आयंस के सम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर किसी ने मुझसे पूछा कि NaCl की मोलर कंडक्टेंस बताओ, तो मैं क्या करूंगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na पॉजिटिव की देखूंगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Cl माइनस की देखूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक, ये मेरा कहता था कोलराउश लॉ। या इसी को दूसरे स्टेट में भी बोलते हैं, कैसे? कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर आयन। मतलब कोलराउश ने क्या बोला कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइटली डाइल्यूशन कर दोगे, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होने वाले आयंस की जो मोलर कंडक्टेंस है उसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सेम रहेगी। इस बात से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने NaCl का क्या कर दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और एक ड्रम में मैंने KCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो एक बार तो Cl से Na जुड़ा हुआ है, एक बार Cl से K जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Cl माइनस की मुझे मोलर कंडक्टेंस बताओ दोनों ड्रम में, तो दोनों ड्रम में Cl माइनस की मोलर कंडक्टेंस सेम रहेगी। ये वाली बात मेरा कोलराउश कह रहा है। इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि एक में Cl मेरा Na से जुड़ा हुआ था, एक में Cl मेरा K से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि अब मेरा ड्रम में इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि Na और Cl के बीच में हजारों लाखों H2O के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, है ना। K और Cl के बीच में हजारों लाखों H2O के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। मतलब Cl पर इफेक्ट ना तो Na का पड़ रहा है ना K का पड़ रहा है। तो सात तो हैं, लेकिन सात होने के बाद भी अलग अलग है। तो इसलिए चाहे Cl की कंडक्टेंस उधर निकालो चाहे उधर निकालो, दोनों जगह क्या आएगी? सेम। ठीक, ये मेरा कहता था कोलराउश लॉ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक रिएक्शन ली AXB। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा, किस में टूटेगा? XAY पॉजिटिव प्लस YBX माइनस। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा इसकी मोलर कंडक्टेंस बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो वो किसके इक्वल होगी? इसका मोलर कंडक्टेंस प्लस इसका मोलर कंडक्टेंस। लेकिन याद रखना ये जितने प्रेजेंट हैं उतने सब का, और ये जितने प्रेजेंट है उतने सब का। तो ये X प्रेजेंट है तो X इंटू उसका मोलर कंडक्टेंस, प्लस ये Y प्रेजेंट है तो Y इंटू इसका मोलर कंडक्टेंस। ठीक, तब से मोलर कंडक्टेंस की बात करे जा रहे हो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ने क्या कर दिया भाई, उसको भी देख लो। तो मोलर कंडक्टेंस क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मैं फेंकू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर मुझे इसी को इक्विवेलेंट में चेंज करना हो तो क्या करूंगा? उससे n फैक्टर से इनटू करूंगा। ठीक है, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? y तो ऑलरेडी, x तो इसमें ऑलरेडी है, और इसका n फैक्टर क्या है? इस पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज। किसी भी आयन का n फैक्टर क्या होता है? उस पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज। तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? y और इंटू x इंटू ये पूरा तो है ही है। ठीक, इसका n फैक्टर x और y इंटू ये तो पूरा था ही। ठीक है, xy तीनों में कट गए, और इक्विवेलेंट क्या आया? इक्विवेलेंट ऑफ AXBY इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ AY पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट ऑफ BX माइनस। मतलब एक बात देखो कि जब मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हो ना तो आगे के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको मतलब है, लेकिन जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हो तो आगे चाहे हाथी लिखा हो चाहे घोड़ा लिखा हो आपको मतलब नहीं है, केवल आपको इंडिविजुअली सबके इक्विवेलेंट का सम करना है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हो तो आपको उसमें प्रेजेंट होने वाले कोएफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है कोलराउश लॉ का? पहला, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो स्ट्रॉन्ग और वीक के दोनों के। स्ट्रॉन्ग का तो वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे? कि आपने सपोज ये आपके पास कर्व था, आपको इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन 0, ठीक है, उस पर आपको इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो क्या करोगे? इसको थोड़ा सा पीछे एक्स्ट्रापोलेट करो और ये जिस पॉइंट पर काट रहा हो वहां पर क्या निकाल लो? इसकी मोलर कंडक्टेंस।
लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे निकालोगे, बिकॉज ये तो यहां पर आगे इनफाइनाइट एसिम्प्टोट बन जाएगा ये तो इसीलिए इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए मेनली हमारा क्या आया था, कोलर-राउश लॉ। तो देखो कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास एक ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, आपको इसका मोलर कंडक्टेंस पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट में जो प्रेजेंट हो उसके मोलर कंडक्टेंस का सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट हो उसके मोलर कंडक्टेंस का सम कर दो और वहां से निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH, NaCl एंड BaCl2 आर इतनी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बताओ BaOH2 की, ठीक है। तो अब आपके पास 4 चीजें हैं, 4 चीजों से मिलाकर पहले रिएक्शन बनाओ, चाहे कैसे भी बनाओ, ठीक है। एक रिएक्शन बना लो, आप इसको इधर भी ला सकते थे, इन दोनों को इधर ला सकते थे, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। बस याद क्या रखना है, रिएक्टेंट साइड जो भी आए उसका सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड जो भी आए उसका सम, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हो तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। तो BaCl2 का इतना, NaOH का इतना इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका निकालना है x मान लिया, प्लस 2 इंटू इसका इतना, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, बस निकल गया, बहुत सिंपल था, ठीक। दूसरा देखो, हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो समझो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इसका मतलब क्या है कि जितनी मोलर कंडक्टेंस होगी, इसका मतलब क्या है कि एक मोल मेरा उतना ही ज्यादा टूट रहा होगा, है ना। मतलब एक मोल में ज्यादा आयंस प्रेजेंट है इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है ना। यही तो बात हुई मोलर कंडक्टेंस का, किसी की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, किसी की मोलर कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, उसके एक मोल में ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, इसके एक मोल में कम आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कि मेरा कितना टूट रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो उसका क्या बताता है, अल्फा बताता है, ठीक है। तो अगर किसी की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है दूसरे से, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो टूटने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोलाइट की आयंस में वो ज्यादा है, मतलब उसका अल्फा ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, लैम्बडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है। तो लैम्बडा एम 1 अपॉन लैम्बडा एम 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, ठीक। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरा जो जो मेरा सेकंड सॉल्यूशन है, सपोज उसकी जो मोलरिटी है वो टेंड्स टू 0 हो गई। मोलरिटी टेंड्स टू 0 कब कब हो सकती है, या तो जब मैं अपने मोल्स को इनफाइनाइट कर दूं, मोल्स को 0 कर दूं, जो कि पॉसिबल है नहीं, या फिर मैं वॉल्यूम को बहुत 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 ज्यादा हाई कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को हाई कर दूंगा तो मोलरिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0। मोलरिटी का मतलब क्या, कंसंट्रेशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट कर दूं तो कंसंट्रेशन 0, ठीक है। तो अगर मेरी मोलरिटी 0 हो रही है मतलब मेरी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, ज्यादा डाइल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि अब मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कहां पर पहुंच चुका है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो पूरा ही टूटना हो जाता है। तो इसका मतलब अल्फा मेरा कंप्लीटली हो चुका है, मतलब अब मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, अब 1 की तरफ जाने लगेगी, ठीक। तो अल्फा टेंड्स टू 1, तो इसका मतलब क्या है, लैम्बडा एम 1 अपॉन लैम्बडा एम इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि अब जो ये वाला जो यूनिट है वो कहां पर है, M2 टेंड्स टू 0 पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 2 तो क्या हो गया है, 1 हो गया है, ठीक। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा एम इनफाइनाइट, ठीक। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लैम्बडा एम सी दे रखा हो, लैम्बडा एम इनफाइनाइट दे रखा हो, तो आप वहां से अल्फा बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह सकता है, वो आपको थोड़ा सा आयनिक में घुसा सकता है। क्या कह देगा, वो आपसे कह देगा कि अल्फा तो आपको दे दिया, ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ लेगा, मतलब आपको ये दोनों चीजें दे देगा और आपसे पूछ लेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बजाय डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि वो आपसे के पूछ रहा है। तो आपका धर्म क्या बनता है, पहले अल्फा निकालो और फिर अल्फा निकालने के बाद के में उसकी वैल्यू पुट करो और फिर वहां से के निकालो, ठीक। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज जो मैं बताना भूल गया आपको, क्या स्पीड और मोबिलिटी में क्या रिलेशन होता है उसको जरा देख लो। तो स्पीड और मोबिलिटी में रिलेशन होता है आपका v पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू पॉजिटिव v अपॉन एल,
ये क्या है मेरा, ये है मेरी वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये है मेरी मोबिलिटी, ठीक है, और ये v क्या है, v है मेरा पोटेंशियल, ठीक, और l क्या है, l है मेरा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेंथ लिख दे रहा हूं। v अपॉन l को कंबाइंड भी बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो स्पीड और मोबिलिटी में क्या होता है, ये छोटा सा एक रिलेशन होता है, इसको ऐसे डायरेक्टली याद करना, कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी सारी कंडक्टेंस की बातें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उनका कंसेप्चुअल पूरा आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये यही होता है, ठीक है ना। कैसे उनके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो फिर उसके बाद नई बात क्या थी, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक है। और इसी तरीके से आपका कंडक्टेंस होता है समाप्त। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लो। अब हम नई क्लास में शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों और अपना ख्याल रखिए।